नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 30 MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th हिस्ट्री के होंगे। और जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अभी तक देखिए जो हम लोग MCQs लेके आए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। मेनली एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहा गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा तो आप आंसर क्या लिखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही लिखेंगे। लेकिन अगर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछा जाए तो ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय बंगाल तक ही सीमित था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए या गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछा जाए, ठीक है, उस समय का, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिए हैं वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही लिखेंगे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया अगर आता है तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। जो हमारे पास है उसमें कहा गया है हु आस्क्ड रेनल टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए रेनल को किसने कहा था मैप क्रिएट करने को हिंदुस्तान का? तो रेनल एक बहुत अच्छे कार्टोग्राफर थे। तो ये बात कही थी रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि अगर हमको किसी भी देश पे राज करना है, किसी भी देश पे रूल करना है, तो वहाँ का मैप हमारे पास होना चाहिए। वहाँ की जो भी बाउंड्री है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा बोला था किससे? रेनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन प्रिंस। तो देखिए थर्ड सन का नाम बताना है। क्वीन विक्टोरिया का जो तीसरा लड़का था उसका नाम बताना है क्या था? हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो कैनॉट प्लेस नाम की एक जगह है दिल्ली में, तो बताना है ड्यूक ऑफ कैनॉट का उसको टाइटल भी दिया गया था। ड्यूक मतलब होता है राजा या रूलर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज बटलर, सेकंड ऑप्शन इज जॉर्ज एंड थर्ड ऑप्शन इज आर्थर। तो उसका नाम था प्रिंस आर्थर। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रिंस आर्थर। तो आपको याद रखना है थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन वाज प्रिंस आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ इंडिया वाज। तो जो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, या ये समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती थी जब ब्रिटिश रूल करते थे या जब कंपनी का रूल होता था, तो गवर्नर जनरल वाज द हाईएस्ट पोस्ट। तो इसका जो आंसर है, देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। देखिए सबसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो कंपनी रूल था वो खत्म कर दिया गया था और क्राउन रूल आ गया था। और क्राउन रूल में ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो चेंज कर दी जाएगी और उसका नाम अब क्या हो जाएगा? वाइसरॉय हो जाएगा। तो वाइसरॉय जो लास्ट था, लास्ट वाइसरॉय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1817 विच स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट and a political philosopher published a massive 3-volume work called A History of British India। तो A History of British India जो है वो किस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने पब्लिश करी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज जेम्स मिल, सेकंड ऑप्शन इज जेम्स प्रिंसेप एंड थर्ड ऑप्शन इज जेम्स आर्थर। तो इसका आंसर है जेम्स मिल। और इन्होंने जो ब्रिटिश 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए थे, वो वॉल्यूम्स क्या थे वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए भारत की जो हिस्ट्री थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, और इन्होंने कहा था कि जो तीन पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो हैं हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले हिंदूज थे, हिंदूज का राज हुआ, उसके बाद मुस्लिम्स का राज हुआ, और लास्ट में जो राज हुआ वो किसका हुआ? ब्रिटिश का हुआ। इसलिए जेम्स मिल ने एक किताब बनाई, मतलब एक किताब को लिखा, 3 वॉल्यूम्स उसके लिखे, और उसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री एंड देयर वर डैश दैट डोमिनेटेड द सोशल लाइफ। तो किसने डोमिनेट किया था सोशल लाइफ को? ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या चीज़ भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीजियस इंटॉलरेंस, बी ऑप्शन इज कास्ट टैबूज एंड सी ऑप्शन इज सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। तो आपको पता होगा ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा भारत में उस समय फैली हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैं लिखना भूल गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट विल बी ऑल ऑफ अबव। तो तीनों ही आंसर इसके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। देखिए ब्रिटिश ने जो क्लासिफिकेशन किया वो 3 पार्ट में किया। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ब्रिटिश ने 3 पार्ट में किया, एक हिंदूज, एक मुस्लिम्स, और तीसरा क्या किया था? ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश के अलावा जो क्लासिफिकेशन कई सारे हिस्टोरियंस ने किया है, वो कितने पार्ट्स में किया है? तो वो किया है 3 पार्ट्स में, जो हम लोग पढ़ते हैं। और वो 3 पार्ट्स क्या है? तो वो एंशियंट हिस्ट्री आती है, दूसरी मिडीवियल हिस्ट्री आती है, और तीसरी कौन सी हिस्ट्री आती है? मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो
3 पार्ट्स हैं। जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ना हो के कैसा क्लासिफिकेशन है वो इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन है, जो कई सारे हिस्टोरियंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है इन डैश द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो देखिए क्या था, 1946 की बात है। 1946 में जो इंडियन नेवी के सोल्जर्स होते थे उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, जो वर्किंग कंडीशंस होती थी बहुत ज़्यादा पुअर होती थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने स्ट्राइक किया था। 1947 में स्ट्राइक किया था और बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई काम भी नहीं करेंगे जब तक उन लोग को अच्छा खाना और अच्छे रहने की कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करी जाती है। लेकिन इसको जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल नीचे कर दिया था, बिल्कुल गिरा दिया था और उनकी बात भी नहीं मानी थी। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि कांग्रेस जो उस समय हुआ करती थी उसने भी इनको सपोर्ट किया था और रॉयल इंडियन नेवी के लोगों को क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था। उसने किसको सपोर्ट किया था, तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, दोनों ने ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नहीं थी तब, पहले पहले कांग्रेस ही बोली जाती थी। जो कांग्रेस के सेशंस होते थे 1885 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो जो कांग्रेस थी उसने भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था और इंडियन नेवी को, या ये समझ सकते हैं जो भी लोग काम करते थे, जो भी सेलर्स काम करते थे, उनको अपोज किया था। ठीक है, और ये क्यों हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए, ड्यू टू पुअर कंडीशंस, ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस या पुअर वर्किंग कंडीशंस बोल सकते हैं, जो भी सेलर्स के साथ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी डैश ईयर। तो कितने साल में एक बार सेंसस होता था। तो पहले आपको ये बता देते हैं सेंसस क्या होता है, क्योंकि सेंसस आज भी होता है और सेंसस को कहते हैं हिंदी में जनगणना। जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनती। तो लोगों की गिनती की जाती है, ये देखा जाता है कि कितने लोग किस जगह पे रहते हैं। तो पॉपुलेशन की मेन चीज़ वहाँ पे गिनती होती है, डेमोग्राफी ली जाती है। और साथ ही साथ अब तो ये भी हो गया है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो भी निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कि कितने कास्ट के या कितने रिलीजन के कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी सेंसस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को सेटअप करती है। तो सेंसस जो है वो फ्रॉम द 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी से सेंसस कितने साल में एक बार होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। और जो रिसेंट सेंसस होने वाला था वो 2021 में होने वाला था। ठीक है, अभी जो पिछला सेंसस चल रहा है वो 2011 का सेंसस चल रहा है। तो जो हमारे पास सेंसस की रिपोर्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू 2011 है। तो अब जो सेंसस आएगा वो कब आएगा, 2021 में आएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश द रिबेल्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 अपीयर एज। तो देखिए जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिबल्स थे, मतलब रिबल्स मतलब होते हैं जो भी खिलाफ हो रहे थे, मतलब जिन लोग ने 1857 रिवोल्ट में पार्ट लिया था भारत की तरफ से, उनको ब्रिटिशर्स क्या कहते थे। बहुत ताज्जुब की बात है सब देखने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो पहला उनको ग्रीडी कहते थे, दूसरा उनको विशियस कहते थे और तीसरा उनको ब्रूटल कहते थे। तो ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है और तीनों ही सोचिए ब्रिटिश रूल जो था या ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीयों को ग्रीडी भी मानते थे, मतलब लालची मानते थे, विशियस मतलब बहुत खतरनाक, और ब्रूटल मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम करने वाला भी मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो आपको बताना है पहला गवर्नर जनरल जो भारत का था वो कौन था। पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौसी, सेकंड ऑप्शन दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स, थर्ड दिए हैं लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए जो चार्टर एक्ट आया 1833 में, ठीक है, एक चीज़ आपको बता देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट जो 1833 में आया था, इसमें हुआ क्या था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, ठीक है, उसको उसका नाम बदल दिया गया और क्या कहा गया आपसे, इसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो पहला गवर्नर जनरल बना है भारत का वो कौन था, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में कहा गया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है या जनरल है जो जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो पहला दिया है महात्मा गांधी, सेकंड दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड दिया है जेम्स मिल और फोर्थ दिया है दादा भाई नारोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है जेम्स मिल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया
केम अप इन। तो देखिए जो आपसे पूछा गया है कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो कब आया, मतलब उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1920, जो कि फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज। अब देखिए जो ब्रिटिशर थे या ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बहुत संभाल के रखते थे, बहुत उसको प्रिजर्व करके रखते थे। इसके पीछे रीजन क्या था, तो पहला ऑप्शन दिया है द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय कंट्री इन द पास्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा गया जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट होता था वो कितनी प्रोग्रेस कंट्री कर रही है पास्ट में, पास्ट से कितना प्रोग्रेस किया उसको रिवील करता था, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहा गया वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। तो पास्ट में जो नोट्स और जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर हुई थी उस कंट्री की या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको पढ़ सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड में कहा गया देयर कॉपीज मे बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स। तो उसकी जो कॉपीज हैं वो प्रिपेयर करी जाएंगी और उसको मॉडर्न टाइम में यूज किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यूजुअली सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया आर हेल्ड। अब देखिए जो सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस कितने साल में एक बार होता है, तो हर 10 साल में एक बार होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रीसेंट जो लेटेस्ट सेंसस है वो कब हुआ था, तो 2011 का भी सेंसस हो चल रहा है। 2021 में सेंसस होना था लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, हालांकि उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है लेकिन अभी उसका डेटा नहीं आया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा गया जेम्स रेनेल प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। तो देखिए जेम्स रेनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जानना जरूरी है। इनको फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि पहली बार भारत का मैप, भारत का जो नक्शा था पहली बार बनाया था। अब आपको बताना द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर। अब देखिए ब्रिटिश को क्या लगता था कि सर्वेज जो होते हैं, मतलब कोई भी सर्वे किया जाता है, जैसे कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले उसका सर्वे होता है। तो सर्वे क्यों किया जाता था, ब्रिटिश को क्यों लगता था कि सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लगता था जिससे वो इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया हु वाज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब आखिरी वॉइसरॉय कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट वॉइसरॉय था। ठीक है, अब देखिए गवर्नर जनरल जो था भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, उसको बाद में वॉइसरॉय कहने लग गए थे, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, वॉइसरॉय कर दिया गया था। कब किया गया था, तो ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 का जो एक्ट आया था उसमें ये चीज़ करी गई थी। ठीक है, 1857 के बाद से जो गवर्नर जनरल होता था भारत का उसको क्या कहा जाता था, वॉइसरॉय कहा जाता था। तो लास्ट वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हेन डिड टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। अब टीपू सुल्तान बहुत बड़ा रूलर था, कहाँ का, मैसूर का रूलर था, इंडिया नहीं मैसूर है। अब मैसूर का ये रूलर कब बना, तो देखिए इसके पिताजी का नाम था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली इसके पिताजी का नाम था और इनकी डेथ हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, फिर इसको गद्दी सौंप दी गई थी। तो इसको गद्दी जो सौंपी गई, जब रूलर बनाए कब बना था, ये 1782 में बना था। ठीक है, इस 4 वॉर हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर अगर आप देखेंगे तो 4 हुई हैं टोटल। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर 1 और 2 में इनके फादर ने लड़ाई करी थी ब्रिटिशर से, और 3 और 4 में किसने लड़ाई करी थी, तो ये टीपू सुल्तान ने करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10th में कहा गया है एन एडवर्टाइजर फॉर लिप्टन टी। देखिए एक एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी में लिप्टन टी का, और उसमें कहा गया है कि जो रॉयल्टी होती है पूरे विश्व की वो सिर्फ इसी चाय में है। मतलब चाय को इतना खास बताया है कि ये बहुत अमीर लोगों के लिए चाय है और इसको पीने वाले बहुत रॉयल होते हैं, ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं। अब आपको ये बताना है कि जो एडवर्टीजमेंट आया है लिप्टन टी का वो किस ईयर में अपीयर किया था। ठीक है, लिप्टन टी आज भी हालांकि मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर पूछा गया है कि किस ईयर में आया था, तो 1922 में आया था। और लिप्टन टी की जो शुरुआत करी गई थी, स्टैब्लिशमेंट जो लिप्टन टी का किया था 1890 में किया था। ठीक है, एक ब्रिटिशर थे, इनका नाम था लिप्टन, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 11th क्वेश्चन में कहा गया स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। अब देखिए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं। हु रोट, यहाँ पे WHO हु स्मॉल में ही रहेगा, हु रोट अ 3 वॉल्यूम बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज। तो देखिए सिंपल चीज पूछी गई है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है, तो अभी हमने देखा था जेम्स मिल ने लिखी है।
ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया है इन अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो बुक है जो जेम्स मिल ने जो बुक लिखी है, उसमें क्या कहा गया है कि इंडिया हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया है। तो पहला हिंदू पीरियड दिया है, दूसरा मुस्लिम पीरियड दिया है, और थर्ड पीरियड क्या दिया है? तो पहला ऑप्शन दिया है जैनिज्म, गलत है। सिखिज्म भी गलत है, बुद्धिस्ट भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ब्रिटिश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका ब्रिटिश आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया कोलोनाइजेशन मीन्स। अब देखिए क्या हुआ था कि ब्रिटिशर आए थे और भारत में अपनी कॉलोनी बना ली थी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि देखिए, कॉलोनी का मतलब ये होता है कि उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस कर दिए, उन्होंने इकोनॉमिकल चेंजेस कर दिए, उन्होंने सोशल और कल्चरल चेंजेस भी भारत में आके करने की कोशिश करी या कर दिए। तो इसी को कहते हैं क्या? कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। ठीक है बेटा, कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो यहाँ पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में, जेम्स रनल प्रिपेयर्ड द डैश इन 1782। तो जेम्स रनल ने क्या बनाया था? तो मैप ऑफ इंडिया बनाया था, याद रखिएगा, मैप ऑफ इंडिया बनाया था 1782 में। सेकंड में कहा गया जेम्स मिल डिवाइडेड डैश इनटू 3 पीरियड्स। तो जो जेम्स रनल थे उन्होंने किस चीज को डिवाइड किया था? तो इंडिया की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। और किन 3 पीरियड में डिवाइड किया था? तो अभी हमने देखा, हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश। थर्ड में कहा गया द कॉलोनियल गवर्नमेंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट किसकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी? तो सर्वे कराती थी। तो सर्वे की प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट में कहा गया सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड इन। तो देखिए सेंसस ऑपरेशंस कितने साल में एक बार होते हैं? तो एवरी 10 ईयर में होते हैं। तो हेल्ड एवरी 10 ईयर। ठीक है, हर 10 साल में एक बार होते हैं सेंसस, जिसको जनगणना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रॉयल इंडियन म्यूटिनी स्टार्टेड इन। अब देखिए रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1946 में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। तो जैसे पहला दिया गया, जेम्स मिल पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर इन 1817, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया द ब्रिटिश वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को क्या प्रिजर्व करके रखते थे? तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड में कहा गया द ब्रिटिश केम टू इंडिया टू नो अबाउट इट्स रिच कल्चर। तो क्या रिच कल्चर को जानने के लिए ब्रिटिश भारत आए? तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही फॉल्स आएगा। तो लूटने के लिए आए थे भारत को। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है हिस्ट्री डील्स विद द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस होते आ रहे हैं टाइम के साथ, उसी के साथ डील करती है। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज चार्ल्स डार्विन, गलत है। सेकंड ऑप्शन जेम्स मिल, यही सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो गवर्नर जनरल 3 देखते हैं, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द ईयर। अब आपको बताना है किस ईयर में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया आई भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 1920s में आई, 1930s, 1940s या 1950s। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1920s इज़ द करेक्ट आंसर। तो आर्काइव्स जो है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1920s में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो कैलीग्राफर का मतलब है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, गलत है। जिसकी पेंटिंग अच्छी होगी उसको कैलीग्राफर नहीं कहेंगे। वन हु इज़ आर्ट ऑफ म्यूज़िक, ये भी गलत है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिसके जो स्पेशलाइजेशन होता है, जिसके पास ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, उसको क्या कहा जाता है? कैलीग्राफर कहा जाता है। और अगर कार्टोग्राफर पूछते तो मैप जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, सेंसस के बारे में पूछा गया, सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड। अब सेंसस कितने साल में एक बार होता है आपको पता होगा। ब्रिटिशर्स के टाइम से सेंसस स्टार्ट हुआ है और आफ्टर 10 ईयर्स सेंसस हमेशा कंडक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में कहा गया है द कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी किसको? प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग। पहले ये सर्वे करती थी, किसी भी चीज़ का कोई भी काम करने से पहले सर्वे करते थे। ठीक है, तो सर्वेइंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बी ऑप्शन में कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन है हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू। तो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया था। एंशियंट था, फिर दूसरा था मिडीवियल और तीसरा था मॉडर्न। तो इसमें आज आंसर आ जाएगा मिडीवियल। ठीक है, पहला हो जाएगा मिडीवियल और तीसरा हो जाएगा क्या? मॉडर्न। तो जो ब्रिटिश की हिस्ट्री है इंडिया में वो क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज़ अ मासिव डैश वर्क। तो कैसा वर्क है, मासिव कैसा वर्क है, बहुत बड़ा वर्क है। तो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की किताब है और ये 3 वॉल्यूम में छपी है, ठीक है। तो 3 वॉल्यूम बुक है ये, 3 वॉल्यूम है इसमें, 3 वॉल्यूम वर्क है। नेक्स्ट में कहा गया मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट डैश लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो जेम्स मिल जो थे उनको क्या लगा, जेम्स मिल को ये लगता था कि जो एशियन सोसाइटीज़ थी वो लोअर लेवल पे थी एज़ कम्पेयर टू द सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे लोअर लेवल आ जाएगा, जो एशिया की सोसाइटीज़ थी वो लोअर लेवल की थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन लोग ने कौन से इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया, तो जैसे आर्काइव्स उन्होंने इस्टेब्लिश करी और साथ ही साथ म्यूजियम्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। किसने, ब्रिटिशर ने। और क्योंकि ब्रिटिशर डॉक्यूमेंट्स को रखना बहुत अच्छे से जानते थे और डॉक्यूमेंट्स की अहमियत को जानते थे। नेक्स्ट देखिए कहा गया ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ब्रिटिश वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना ब्रिटिशर ने ही हम लोग को सिखाया, या ये कह सकते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव थे, या ये कह सकते हैं कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रिजर्व करके रखते थे और वहीं से ये सब चीज़ें आगे चल के आई हैं। प्रिंटिंग बिगेन टू स्प्रेड बाय द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, ये भी ऑप्शन सही है। जो प्रिंटिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुई है और तभी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट में थर्ड में देखिए कहा गया है, अब इसके आंसर्स आप मत देखिएगा, आंसर्स गलत भी दिए हैं कई सारे। द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफर्ड बाय जेम्स मिल वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। देखिए जो पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने दिया वो दिया था हिंदूज़, मतलब इन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदूज़, मुस्लिम्स और किसके हिसाब से, ब्रिटिश के हिसाब से, और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जो बात दी गई है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कहा गया द ब्रिटिश कैरीड आउट डिटेल्ड सर्वेज बाय 19th सेंचुरी इन ऑर्डर टू मैप द एंटायर कंट्री। तो ये बात सही है, ठीक है, गलत नहीं लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किए थे, सर्वेस किए थे 19th सेंचुरी में, जिससे पूरे भारत का एक प्रॉपर तरीके का मैप क्रिएट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा इसमें हमको, देखिए इसमें एक और ट्रू एंड फॉल्स है। तो देखिए जो ट्रू और फॉल्स है वो 5th क्वेश्चन है, जेम्स मिल ग्लोरीफाइड इंडिया एंड इट्स कल्चर इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ग्लोरीफाई नहीं किया था इंडिया को, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, इसका उल्टा सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फॉल्स हो जाएगा, ग्लोरीफाई नहीं किया है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अ प्लेस, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर केप्ट। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रखे आते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड आर्काइव्स, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड आर्काइव्स, पहला ऑप्शन सही है, पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी से मैच कर देंगे। अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो देम टू द पब्लिक। अब देखिए यहाँ पे रखा गया था गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो पब्लिक को शो करने के लिए रखी जाती है, तो ये होता है म्यूज़ियम, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड म्यूज़ियम। इसके बाद दिया गया है एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या होता था, तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये होता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा सर्वे पे भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा सर्वे करते थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैरिंग आउट सर्वेज। और नेक्स्ट कहा गया सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर। तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे ये कह सकते हैं मतलब कब्ज़ा कर लेना, वो एक तरीके से क्या है, कॉलोनाइजेशन होता है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पर किया था। तो ये हमारे पास एक बेसिक छोटा सा रिकैप था इस चैप्टर का, जो MCQ के बेस में था, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम के बेस में था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपको बाकी के MCQs देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।